नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए घमासान जोरों पर है और इस चरण में भी आरजेडी महागठबंधन और इधर जेडीयू बीजेपी के उम्मीदवारों के बीच जोरदार मुकाबला है। सवाल सबसे बड़ा जो पहले दो चरण के चुनाव हुए उनमें यही खड़ा हुआ कि क्या तेजस्वी यादव एक लहर बनाने में कामयाब हुए हैं। जिस तरह सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल हुए और उनमें भीड़ भी दिखाई दी, उसने राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान किया कि एक 31 साल का नौजवान इतनी भीड़ कैसे जुटा सकता है। उसकी रैलियों में अगर भीड़ आ रही है तो वो क्या उनके वादों को लेकर आ रही है, इस पर बात होगी। और क्या जो ये भीड़ है इसने वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेडीयू के मुखिया और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को परेशान किया है, इस पर भी बात होगी। बिहार के वोटर्स के मुद्दे पिछले दो चुनाव में क्या उनका मूड रहा होगा, इसका आकलन करने की कोशिश होगी। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिहार के चुनाव में पहले दो चरणों की अगर आप चुनावी रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखें या राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देखें तो एक बात साफ दिखाई दी कि तेजस्वी यादव की रैलियों से वास्तव में कहीं ना कहीं परेशानी जरूर एनडीए गठबंधन को, एनडीए को हुई है। क्योंकि एनडीए के अंदर जिस तरह से तेजस्वी का जो 10 लाख नौकरियों का वादा है, जिस तरह तेजस्वी रैलियों में इस बात को दोहराते हैं 10 लाख सरकारी नौकरियों के, उसका एक बार को मजाक उड़ाए जाने के बाद, उसको खारिज किए जाने के बाद, उसके बाद 19 लाख नौकरियों का रोजगार का वादा करना, यह इस बात को बताता है कि तेजस्वी ने इस बार मुद्दा सेट करने की कोशिश की है, एजेंडा सेट किया है पूरे विपक्ष का और सरकार को भी, रूलिंग पार्टी को भी उस पर आने के लिए मजबूर किया है। यह एक बड़ा सवाल है। तेजस्वी ने जिस तरह अपनी चुनावी रैलियों में माहौल बनाया और चुनाव प्रचार की शुरुआत से आप देखें तो तेजस्वी ने इस तरीके का जो आप कहते हैं चुनावी माहौल वो तैयार किया कि जिसमें महागठबंधन के अंदर वो अकेले नेता बनकर दिखाई दिए जिनकी रैलियों में लोगों की भीड़ आई। या उससे पहले भी अगर आप देखें जब कोरोना के लॉकडाउन के कारण बिहार के प्रवासी भाई वापस आ रहे थे तो उस दौरान भी उन्होंने क्वारंटीन सेंटर्स का मुद्दा हो या तमाम मुद्दों को लेकर, प्रवासियों को लाने को लेकर नीतीश सरकार को घेरने का काम किया। और भले ही उनके कई साथी उन्हें छोड़कर गए महागठबंधन के, जिनमें जीतन राम मांझी भी थे, मुकेश सहनी भी थे और उपेंद्र कुशवाहा भी थे, लेकिन बावजूद इसके तेजस्वी यादव ने जो जिस तरह का चुनावी माहौल पिछले 15-20 दिन में खड़ा किया है उससे साफ ये दिखाई देता है कि बिहार के अंदर मुकाबला बेहद जबरदस्त है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी चुनावी जनसभाओं में निशाने पर लेना शुरू किया तो उससे सीधा मैसेज ये गया कि वास्तव में तेजस्वी यादव एक लहर बनाने में कामयाब रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई चुनाव पार्टी को अपने दम पर जिता चुके हैं। इससे पिछला जो बिहार का चुनाव था 2015 का, उसमें यही जेडीयू जिनके साथ आज उनका गठबंधन है, जिनके साथ उनका पहले भी गठबंधन था, यही जेडीयू आरजेडी के साथ मिलकर, कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन में चुनाव लड़ रही थी। तो सोशल मीडिया पर लोगों ने, सियासी विरोधियों ने वो सारे पुराने वीडियो निकालकर शेयर किए जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को लेकर या जेडीयू को लेकर तमाम बातें कही थी। वो भी चुनाव में एक मुद्दा बना कि कल तक जो नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, आरजेडी कांग्रेस के साथ थे, आज वो जेडीयू के साथ हैं। जैसा उन्हें उनके सियासी, आज वो बीजेपी के साथ हैं और जैसा उन्हें उनके सियासी विरोधी पलटू राम कह के बुलाते हैं। तो ये भी एक इस चुनाव में मुद्दा बना। लेकिन बड़ी बात ये रही कि प्रधानमंत्री जैसे मोदी, जिनका सियासी जीवन बहुत लंबा है, जिनके पास बहुत बड़ा सियासी अनुभव है, मुल्क के वजीर आजम है, उन्होंने तेजस्वी जैसे एक युवा नौजवान को लगातार अपने निशाने पर रखा। उन्हें जंगल राज का युवराज कहा और कहा कि अगर जंगल राज के युवराज और कांग्रेस के राहुल गांधी, उन्हें भी युवराज कहा, डबल युवराज कहा, ये लोग अगर सत्ता में आ गए तो बिहार के लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। कश्मीर का भी जिक्र उन्होंने किया अपनी रैलियों में, राम मंदिर का कार्ड भी
उन्होंने खेला। और इस सब के बाद भी तेजस्वी यादव ने जिस तरह का स्टैंड ये दिखाया कि एक नौजवान ने नौकरियों के मुद्दे से वो नहीं भटके, एक दिन में कई कई चुनावी रैलियां करना और उन सब रैलियों के अंदर सिर्फ और सिर्फ रोजगार की बात करना, बिहार के लोगों के मुद्दों की बात करना, ये एक उनकी परिपक्व राजनेता की कामयाबी रही। और ये तब भी कामयाबी दिखाई दी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस तरह का बयान चुनावी रैलियों में दिया कि कोई 8-9 बच्चे बच्ची पैदा करता है, तो उनके इस बयान का, क्योंकि नीतीश कुमार बेहद समझदार, बेहद अनुभवी और बेहद सौम्य नेता माने जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका यह बयान आया उसके बाद आलोचना भी नीतीश की हुई। उन्हें वो जंगल राज कहकर हमला कर सकते थे, वो बाकी तमाम लालू राबड़ी शासन की जो मुद्दे रहे, जो उनके कार्यकाल में उन्हें खामियां नजर आती है, उन पर बात कर सकते थे, लेकिन जब उनके इस तरह के बयान आए तो इसको लेकर यह लगा कि तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर यह मैसेज दिया है कि हां, मुकाबला बेहद जोरदार है, बेहद कड़ा है। और कई चुनावी ओपिनियन पोल्स में, सर्वे में भी ये बात सामने आई, ये बात साफ साफ दिखाई दी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार के बाद बहुत दूर नहीं है और वो युवाओं की पसंद बन रहे हैं। तो जिस तरह से रोजगार का मुद्दा बिहार के अंदर तेजस्वी ने सेट किया, उस मुद्दे पर जैसा मैंने कहा कि बीजेपी को भी आना पड़ा और इस मुद्दे की चर्चा भी हुई कि लोगों को सबसे पहले रोजगार चाहिए। हालांकि चुनाव में, बिहार के चुनाव में पाकिस्तान से लेकर जिन्ना तक का मसला आया और बीच में मुंगेर की घटना ने भी बहुत बड़ा एक नीतीश कुमार के खिलाफ मैसेज देने वाला काम किया। बीजेपी भी इसकी चपेट में आई, लेकिन देखना यह होगा कि इसका नुकसान ज्यादा नीतीश कुमार की पार्टी को होगा या बीजेपी को, क्योंकि विपक्षी दलों ने कहा कि अगर यही घटना, मुंगेर वाली घटना किसी और राज्य में होती तो बीजेपी अब तक वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करती, वहां की सरकार को बर्खास्त करने की मांग करती, लेकिन इस मसले पर वो चुप है और राजनीतिक बयान दे रही है। बिहार के अंदर अब विधानसभा चुनाव का तीसरा चरण होने जा रहा है और लगभग जो सियासी तस्वीर है वो साफ दिखाई देती है कि मुकाबला जो है जितना जोरदार है, जितना पैना है, उसके बीच में क्या चिराग पासवान, जिन्होंने जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ पूरी ताकत झोंकी हुई है, जो खुद को मोदी जी का हनुमान बताते हैं, वो क्या कोई कहीं नुकसान जेडीयू को कर पाएंगे? क्योंकि बीजेपी का तो वो खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, तो जेडीयू को नुकसान करने का, जेडीयू को हराने का जो उनका संकल्प है, वो कितनी सीटें ला पाएंगे? सीटें नहीं ला पाए तो कहां तक वो डैमेज कर पाएंगे, पॉलिटिकल डैमेज कर पाएंगे, ये चुनाव नतीजों से पता चलेगा। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा का जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी है और बीएसपी मुखिया मायावती की पार्टी बीएसपी भी उसमें इस गठबंधन में शामिल है और भी कुछ छोटे दल इस गठबंधन में शामिल है, तो ये गठबंधन भी कुछ सीटों पर ठीक ठाक वोट बैंक लेता दिख रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा का जो वोट बैंक है, उन्हें भी कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा मतदाताओं का समर्थन हासिल है, लेकिन नीतीश कुमार इस वर्ग के मतदाताओं के, अति पिछड़े मतदाताओं के, महादलित मतदाताओं के और अकलियतों का साथ भी, मुस्लिमों का विशेषकर साथ उन्हें मिलता रहा है। तो देखना होगा कि बिहार में अति पिछड़े और महादलित मतदाता किस ओर जाएंगे, क्योंकि बिहार में एक बहुत बड़ी आबादी इन मतदाताओं की है। मुस्लिमों की संख्या 16 से 17% है। ऐसे में देखना होगा, बीच में नीतीश कुमार ने आरक्षण का भी राग छेड़ा कि जिसकी जितनी आबादी हो उसे उस हिसाब से आरक्षण दिया जाना चाहिए, और ये इस पर बीजेपी का बड़ा संभला हुआ स्टैंड आया। ये सारे वो मुद्दे थे जिन्होंने बिहार के चुनाव को प्रभावित करने का काम किया, चर्चा में रहे, और इस सबके बीच में तेजस्वी यादव ने एक सीधा स्टैंड अपना नौकरियों पर रखा, रोजगार पर रखा, और उस मुद्दे पर चर्चा हुई। बिहार के बाहर अगर आप निकले हैं तो दिल्ली एनसीआर या दुनिया में जो लोग, भारत के लोग बैठे हैं जिन्हें बिहार के चुनाव में दिलचस्पी है, उन्होंने इस मुद्दे पर बात शुरू की कि पहली बार बिहार के अंदर रोजगार को इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया है, जिसमें एक उम्मीदवार, एक नौजवान उम्मीदवार अपनी चुनावी रैलियों में इस बात को कहता है कि
वो अगर मुख्यमंत्री बना तो पहली कलम जो साइन करेगा उससे 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देगा। विपक्ष ने सवाल उठाया कि पैसे कहां से आएंगे और तमाम तरह के सवाल उठाए। उसके लिए तेजस्वी ने कहा कि उनके पास रोड मैप है, उन्होंने विशेषज्ञों से बात की है। तो बिहार के चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट रहा कि लोगों के मुद्दों पर बात करने की कोशिश हुई कि आम आदमी के मुद्दे बिहार के अंदर क्या है। देखना होगा कि जो तीसरा फेस है उसमें बिहार की जनता, बिहार की आवाम क्या मैंडेट देती है, क्योंकि ये तीसरा फेज भी पहले 2 फेज के बाद इसमें पूरा जोर है और बैलेंस एक करने की कोशिश इसके जरिए हो पाएगी। क्योंकि जब 10 नवंबर को चुनाव नतीजे आएंगे तो उसमें काफी कुछ बातें साफ होंगी कि किन इलाकों में मतदाताओं ने किस आधार पर वोट दिया है। क्योंकि कई तरह के मुद्दे जिनका मैंने जिक्र किया, राम मंदिर, कश्मीर, पाकिस्तान से लेकर युवराज, जंगल राज का युवराज और इन तमाम मुद्दों का जिक्र हुआ। और यहां महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ने अकेले चुनावी रैलियों में भीड़ जुटाने का काम किया। हालांकि राहुल गांधी का भी उन्हें समर्थन मिला और उनके गठबंधन में जो वाम दल है उन्होंने भी अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा। नजर है 10 नवंबर को सबसे चुनाव नतीजे, सबसे तेज नतीजे और सबसे विश्वसनीय सटीक नतीजे आपको सत्य हिंदी की वेबसाइट पर और तमाम वीडियोस बिहार चुनाव से जुड़े हमारे YouTube चैनल पर मिलेंगे। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।